आज उत्सर्जन में लेक्चर नंबर 3 देखो झका गया नीचे, है ना। मनुष्यों में उत्सर्जन चैप्टर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 3 है ना। तो एकरा में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, आगे में हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ लिए थे कि उत्सर्जन क्या होता है क्या नहीं होता है, समझा। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, फिर पढ़ लिए थे मनुष्यों में उत्सर्जन, है ना। तो मनुष्य में उत्सर्जन में क्या पढ़ लिए थे बताओ। तो जंतुओं में किडनी के बारे में पढ़ लिए थे, किडनी का वजन कितना होता है ना। लड़कियों में कितना होता है और मनुष्यों में कितना होता है ना। और देखो ये जो है ना पूरा, ये तुमको पूरा क्या दिया गया है, पूरा तुम्हारा तुमको नोट्स दे दिया गया है ना। और इतना ही में से क्या है, देखो ये जो नोट्स है ना, इतना नोट्स में इतना है ये ना कि तुमको एकरा में से एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से बाहर नहीं जाएगा, समझा। तो इसको आप लोग यहाँ पढ़ाएंगे तो देखते रहिएगा और मिलाते रहिएगा, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके थे कितना, तो हम लोग पढ़ चुके थे किडनी के बारे में पूरा पढ़ चुके थे, है ना। मूत्राशय में वो क्या रहता है जी, मूत्राशय में क्या रहता है, जो मूत्र को फिर पुका में आने के बाद जाने नहीं देता है। हाँ, त्रिभुज जैसा रहता है, क्या रहता है, उसका नाम क्या है, ट्राइगोन। क्या नाम है, ट्राइगोन नाम है ना। चलो देखो, आज हम बहुत सुंदर लग रहे हैं रेमनी यूज करके, क्या, हाँ रेमनी मार के हम बहुत ही इसको आज अच्छा लग रहे हैं। ऐसे मुंह खराब है, मेरा दाढ़ी पहले ऐसा है, बता दो पहले। अगर कोई मान लो कि हाँ ब्याह शादी हो गया, आई फोटो भेज दिया जाए, पसंद तो कर लेगी, लेकिन क्या होगा, फिर आएगा लेगी इतना खराब मुंह, है ना, भाग जाएगी। चलो अब जो है वृक्क की आंतरिक संरचना, यानी वृक्क के अंदर वाले संरचना के बारे में हम लोग को अब पढ़ना है। क्या करना है जी, वृक्क के यानी किडनी में अंदर वाला संरचना के हम लोग के बारे में पढ़ना है ना। तो तनी हमको बताओ सोनू कि वृक्क का आकार कैसा होता है। वृक्क का आकार नाशपाती का आकार होता है, सीम के बिया के आकार का होता है। नाशपाती के आकार किसका होता है, हाँ सही बोला, मूत्राशय। क्या किसका होता है जी, मूत्राशय का होता है ना। क्या किसका होता है, हमारा क्या पता, नाशपाती को होगा जो होगा, पित्ताशय। चलो देखो तो पहले, तो वृक्क के क्या होगा जी, आंतरिक रचना, है ना, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, समझा। देखो प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा आरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से क्या रहता है जी, ढका हुआ रहता है। यानी यह जो किडनी है ना, ये बाहरी वाला किडनी क्या रहता है जी, वो ऐसे बाहरी आवरण, जिसको क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कैप्सूल, समझा। इसको से क्या रहता है, ढका हुआ रहता है। क्या रहता है छोटू, ढका हुआ रहता है, समझा। अब उसके बाद देखो एकरा में, यहां पर देखो बढ़िया से थोड़ा सा, देखो इधर ये किडनी है, देख रहा है बढ़िया से, है ना। ये क्या है, किडनी है, बढ़िया से तुम देख रहा है, इसको देख रहा है ना। बोलो, एकरा में बहुत सारा पार्ट है, समझा। एक बाहरी पार्ट जो है वो क्या है जी, कैप्सूल है। क्या है, कैप्सूल, यानी किडनी आवरण। क्या बोलेंगे इसको, वृक्क आवरण। एक जो बाहरी पार्ट है इसको क्या कहते हैं, वृक्क आवरण या कैप्सूल, समझा, ठीक। और देखो
किडनी में जो होता है ना, किडनी के भाग दो गो होता है। एक होता है बाहरी भाग, एक बाहरी भाग, एक होता है जो अंदर में वाला भाग। समझा? तो दो गो होता है। बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। अंदर वाला क्या कहते हैं? मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। याद रखना। देखो इधर पहले ठीक देंगे। यहाँ जो बाहरी वाला भाग है ना, इसको क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स कहेंगे। और जो अंदर वाला भाग है इसको क्या कहेंगे? मेडुला कहेंगे। क्या कहेंगे जी? मेडुला। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला जो भाग है ना, एक वाला है वाला जो चौड़ा भाग है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसका हम क्या बताते? बताओ, कल बता दे इसका। पेल्विस। क्या कहते हैं इसको? पेल्विस या श्रोणी। क्या कहते हैं इसको? श्रोणी, है ना। और इसके आगे में क्या रहता है? इसके आगे में रहता है हाइलम। क्या रहता है? हाइलम, है ना। और हाइलम से क्या निकलता है? हाइलम से ही वृक्क शिरा और वृक्क धमनी और मूत्र वाहिनी निकलता है ना। क्या निकलता है? हाइलम से ही वृक्क शिरा और क्या निकलता है? वृक्क धमनी और मूत्र वाहिनी निकलता है। कोई दिक्कत इसमें? बोलो नहीं ना। किडनी में कई प्रकार, किडनी के कई भाग? दो भाग। कौन कौन है? वो कॉर्टेक्स है, वो मेडुला। मेडुला के बाद उसके बाद क्या रहता है? मेडुला के अंदर में एक रहता है पेल्विस रहता है, जो चौड़ा भाग होता है इसके आगे वाला। और एगो इसके आगे जो रहता है वो क्या रहता है? हाइलम। देखो जी, ये वाला भाग होगा ना, ये वाला भाग क्या कहलाएगा? हाइलम। क्या कहलाएगा जी? हाइलम कहलाएगा। समझा? और ये हाइलम जो है ना, इसी से क्या निकलता है? वृक्क शिरा, वृक्क धमनी और क्या निकलता है जी? समझा? कोई दिक्कत? हाँ, पेल्विस ई है, ब्रॉड वाला भाग है। समझा? और इसके जस्ट आगे हाइलम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अभी हम बता तुमको कि वृक्क के कितने भाग होते हैं जी? दो भाग। बाहरी वाला जो भाग रहता है, देखो उसका एक और नाम है, हिंदी में बोलते हैं वलकुट। हिंदी में क्या बोलते हैं? वलकुट। क्या कहते हैं? यहाँ पे देखो, ये वाला जो बाहरी भाग है ना, ये बाहरी भाग को क्या कहते हैं? वलकुट कहो या कॉर्टेक्स कहो। क्या कहो? वलकुट कहो या कॉर्टेक्स। समझा? या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रांत अस्त भाग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्रांत अस्त। ऐसे तुम नाम याद, क्या रखना नाम याद? कॉर्टेक्स और वलकुट याद रखना। ये वाला न याद रखना तो कोई दिक्कत नहीं है। समझा? क्या रखना है? वलकुट हिंदी में और इंग्लिश में क्या? कॉर्टेक्स। और इसका दूसरा नाम क्या है? मध्यांश। समझा? या मेडुला। इंग्लिश में लिख दिए हैं। समझा? तो ये वाला कौन भाग है जी? मेडुला भाग है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। देखो, ये वाला जो भाग रहता है क्या है? कॉर्टेक्स। ये वाला भाग क्या है? मेडुला। तो याद रखना, किडनी में दो भाग, कॉर्टेक्स और मेडुला। की कालीचरण, ठीक है? ठीक है, समझी? आए? अब उसके बाद देखो, वृक्क पिरामिड। वृक्क के अंदर मेडुला में वाले भाग में पाए जाने वाले त्रिकोणीय शंक्वाकार रचना होती है। पीडीएफ गड़बड़ाया का है। हमको लगता है कि पीडीएफ गड़बड़ाया ना, उसमें ना गड़बड़ाया है। देखो तो इसके बाद वही है। चलो सब सही है ना, हमको लगा कि पीडीएफ का है।
ठीक है, देखो अब एकरा में देखो, तुमको पहले यहां से बढ़िया से क्या पहले बोल रहा है, यहां पर देखो क्या बोल रहा है ना कि वृक्क पिरामिड, वृक्क पिरामिड, वृक्क के अंदर मेडुला, मेडुला है ना वाले भाग में पाए जाने वाले त्रिकोण यानी शंक्वाकार, त्रिकोण भी कह सकते हैं, शंक्वाकार यानी शंकु होती है। एक मानव में लगभग कितना जी 15 से 16 वृक्क पिरामिड पाया जाता है। एगो किडनी में कितना रहता है जी 15 से 16 गो वृक्क पिरामिड पाया जाता है। तो दोनों में मिलाया कितना लगभग 30 से 32 गो है ना। एक मनुष्य में वृक्क पिरामिड कितना रहता है जी 15 से लेके 16 तक रहता है। समझा, कितना रहता है 15 से लेके 16 तक रहता है ना। कोई दिक्कत इसमें बोलो। तो देखो तो एकरा में पिरामिड, अब बता दो पिरामिड अगर में है करने से बताइए। तो पिरामिड तुमको देखो यहां पर तुमको देखने को मिलेगा, देखो यहां पर, यहां तो तुमको दिख रहा है नहीं बोला, यही बोला क्या है वृक्क पीरा, क्या बताते हैं वृक्क, शांत रहो। देखो तो ये वाला जो है ना, यही वाला क्या है वृक्क पिरामिड, ये सब वृक्क पिरामिड, वृक्क पिरामिड है सब, क्या है सब वृक्क पिरामिड। समझा। और ऐसा लगभग कितना होता है 15-16 गो होता है एकरा में। समझा। तो एक क्या है जी यहाँ पर तुमको देखने को क्या मिल रहा है कि बाहरी वाला कॉर्टेक्स, ठीक है, और अंदर वाला है मेडुला, और मेडुला वाला में क्या है वृक्क पिरामिड है। क्या है वृक्क पिरामिड। और ये वृक्क पिरामिड क्या करता है जी एकरा में क्या रहता है, ये वृक्क पिरामिड बहुत सारा आगमा है, मूत्र को बनाने में, छानने में क्या करता है, इसको काम करता है। समझा। देखो ये जो वृक्क पिरामिड है ना, यहां पर ऐसे जो रहता है ये वृक्क पिरामिड है, और इसके जो आगे वाला ऐसे तुमको दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा है नहीं भाग, तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं कैलिक्स कहते हैं। समझा। यानी वृक्क पिरामिड तो यहां तक रहेगा ऐसे, ये रहेगा वृक्क पिरामिड, समझा ना। तो ये वृक्क पिरामिड के जो आगे वाला भाग है, इस आगे वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं छोटो कैलिक्स कहते हैं। समझा। क्या कहते हैं इसको कैलिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें क्या ये वाला जैसा फिगर रहेगा तो उसमें ना लगता है ना यहाँ पे क्या रहे तो तुमको दिखेगा ये ला बढ़िया से, ये वाला है। ये वाला समझा। ये क्या है वृक्क पिरामिड है। समझ में आ रहा है, पहले बताओ समझ में आ रहा है ना। देखो ये क्या है, अरे पता है अगर 11th में पढ़ेगा ना तो फिर मत कहना कि आस लेंगे। 11th में पढ़ेगा ना तो इसको और डिटेल में पढ़ाया जाता है कि एक पास कौन सा कोशिका होता है, क्या रहता है क्या नहीं, बहुत सा डिटेल में बहुत सारा है। यानी मूत्र का निर्माण, यानी समझो कि 11th को पढ़ लिया तो आधा झोला छाप बन जाएगा। समझा। क्या बन जाएगा आधा डॉक्टर बन जाएगा। समझा। कोई भी प्रक्रिया को देख तुम पहचान सकता है कि का मतलब लगभग लगभग हो रहा है। समझे कालीचरण। कोई दिक्कत नहीं। तो खाली 11th पढ़ेगा तो झोले छाप ना बनेगा जी। अब 11th पढ़ो, नीट निकालो, और नीट निकाल के डॉक्टर बनो, तब हो जाएगा क्या परमानेंट वाला झोला छाप नहीं रहेगा अब, है ना। क्या हो जाएगा एमबीबीएस कर लेगा, तो एमबीबीएस कर लेगा तो क्या हो जाएगा बढ़िया वाला डॉक्टर हो जाएगा। समझा। वहां झोला छाप नाम हट जाएगा, है ना। तो एक बाबू का एक बाबू 3 झोला छाप आई बनेगी डॉक्टर साहिबा, है ना। डॉक्टर साहब बनेगी ना।
क्या बनेगी? तो सपनवा के हम लेकर भाग जाए हुआ दिमाग डालो कहीं के। देखो इधर पहले तो याद रहेगा ना जी, बताओ। तो ये जो बाहरी वाला परत, एक में फिर से ओवरऑल बता रहे हैं कि वृक्क के जो बाहरी वाला परत है उसे क्या कहते हैं? वृक्क आवरण कहते हैं। एक बाद में जो भाग रहता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स या वल्कुट, है ना। फिर उसके बाद अंदर में क्या रहता है जी? क्या रहता है? वृक्क पिरामिड रहता है, सॉरी मेडुला रहता है। अब मेडुला के अंदर में क्या रहता है? वृक्क पिरामिड रहता है, समझा। अब वृक्क पिरामिड के आगे क्या रहता है? कैलिक्स रहता है। क्या रहता है? कैलिक्स। समझा जी? एक में कोई दिक्कत है नहीं ना? एक में कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़े आगे ना, बताओ। क्या हाइलम, हाइलम, ठीक है। इधर पढ़ा दिया ना पूरा। ये हो गया। अब चलते हैं आगे में। अब देखो प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म, अरे यार इन्होंने भूखा रहा है। देखो प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या रहता है जी? नेफ्रॉन, है ना। क्या कहलाता है जी? नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहलाती। यानी प्रत्येक वृक्क में देखो यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये वाला जो है यहाँ पे, यहाँ से क्या होता है? शुरू होता है। तो यहाँ पे एक क्या रहता है? बहुत सारा नलिका यहाँ रहता है, समझा ना। यहाँ पे बहुत सारा नलिका रहता है, लगभग रहता है कितना? एक वृक्क में लगभग 10,000 रहता है छोटा छोटा नलिका। वो छोटा छोटा नलिका क्या कहलाता है? वृक्क नलिका कहलाता है, या उसको क्या बोलते हैं छोटू? नेफ्रॉन कहते हैं। 10 लाख बोलते हैं, है ना। क्या होता है जी? नेफ्रॉन कहते हैं। और वही नेफ्रॉन में क्या होता है? पूरा क्रिया मूत्र बनने का, यानी पेशाब बनने का पूरा क्रिया इसी में होता है। और पूरा ब्लड जो छनाता है इसी में छनाता है, समझा? अरे किडनी के अंदर में के भाग है। हाँ किडनी के अंदर में देखो एकरा में के भाग है। ये पूरा किडनी हो गया ना। तो किडनी में आधा रहता है एकरा में, कॉर्टेक्स वाला में, आधा रहता है कहाँ पे? मेडुला वाला में रहता है। और फिर ऐसे करके एकरा में आता है, फिर ऐसे करके मूत्र चल जाता है इधर, और इधर क्या चल जाता है? समझा? ब्लड चल जाता है, समझा? तो देखो यहाँ पे तो याद रहेगा ना कि प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म क्या होता है जी? लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहा जाता है, समझा? देखो नेफ्रॉन वृक्क के मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, समझा? यानी तुमसे अगर कोई पूछ देवे कि किडनी का इकाई किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे? वृक्क नलिकाएं बोलो चाहे नेफ्रॉन बोलो, समझा? अगर तुमसे कोई पूछ रहा है छोटू कि बताओ नेफ्रॉन क्या है वृक्क का, तो वो इकाई है। या तुमसे ऐसे पूछ दे कि वृक्क का यानी किडनी का जो इकाई है उसे क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन होता है, समझा? इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू पूछ सकता है। यह वह सूक्ष्म संरचना है जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को अंजाम देता है। क्या देता है जी? अंजाम देता है ना। यानी मूत्र बनाने की प्रक्रिया को क्या करता है? संपन्न करने में सहायक होता है, यानी ये करवाता है, समझा? ये क्या है जी? वृक्क है। क्या है बोला? ये नेफ्रॉन है। क्या? यही पूरा नेफ्रॉन है। हाँ ये पूरा नेफ्रॉन है। ऐसे देखो, ऐसे कहा जाता है ना कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, यही वाला पार्ट लगभग क्या है जी?
निफ्रॉन है, बाकी सब सहायक नलिका है। क्या है सब? सहायक नलिका, नलिकाएं, नलिका है। ये जो डंडिया वाला है, एकरे में सब संग्रह जितना भी मूत्र होता है ना, वो सब एकरे में चला आता है मूत्र, और फिर यहाँ से क्या हो जाता है, आगे में है मूत्रवाहिनी में चला जाता है। हाँ हाँ, अच्छा बताओ, हाथ नहीं पंप करेगा तो नहीं जाएगा? हाँ, वहां से प्रेशर वही देता है। हाँ, यहाँ भी प्रेशर देता है। जब यहाँ पे प्रेशर जाता है ना, तुमको बताएंगे, अभी चलो ना आगे मैं बताते हैं कैसे कैसे काम होता है, समझा? अभी नहीं पढ़ा है, बताएंगे। देखो अभी नहीं पढ़ा है, तभी ज्यादा दिमाग लगाएगा, दिमाग पर क्या कर जाएगा, हैंग कर जाएगा। अब देखो यहाँ पहले, यह जो है ना छोटू, क्या है, ये पूरा नेफ्रॉन का चित्र है, समझा? ये नेफ्रॉन का चित्र है, और लगभग परीक्षा में पढ़ने के लिए आता है। परीक्षा में पढ़ने के लिए क्या आएगा पता है? कितना नंबर में? 5 नंबर में आएगा। 5 नंबर में लगभग आएगा, तो 5 नंबर में आएगा। चित्र को पढ़ना है, नाम लिखना है, और उसके बाद इसके क्रिया विधि को थोड़ा सा बता देना। देखो, आंसर लिखने का जो ढंग होता है बायोलॉजी में खास करके, या साइंस में खास करके, है ना, ज्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में, एकरा में क्या होता है, आंसर लिखने का तरीका जो होता है, तुम फिगर से हल्का दर्शा दो। किसे दर्शा दो? फिगर से। कोई भी जैसे हम पूछे कि पाचन क्रिया के बारे में बताएं, तो हल्का पाचन का फिगर पार दो, और उसमें उसका 2-4-10 लाइन लिख दो। अब उसमें क्या होता है ना, कि फिगर से कोई भी जो टीचर होता है उसको स्पष्ट हो जाता है कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे हम पूछे श्वसन क्रिया के बारे में, कि श्वसन क्रिया कैसे होता है, तो श्वसन क्रिया का फेफड़ा का पारो, और में से को दिखा दो कैसे निकल रहा है, एक और फिगर पारो का दिखा दो क्योंकि हमें अंदर में है, जा रहा है हवा, समझा? और उसके बाद लिख दो उसकी प्रक्रिया को 5 लाइन में, तुमको क्या हो जाएगा, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम अच्छे से फिगर से दर्शाए हो। अगर तुम्हारा जो बात यहाँ पे छूट गया है लिखने में, वो बात क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो फिगर जो है वो मेकअप कर देता है, इसलिए वहां पे तुमको नंबर जो है ना वो पूरा पूरा मिलेगा, समझा? अगर हम बोले कि मूत्र बनने की प्रक्रिया को दर्शाओ, तो इसको एक पार दो, और फिर क्या कर दो, मूत्र बनने की हल्का प्रक्रिया को लिख दो। यहां से क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो वर्ड लिखने में छूट जाएगा, वो वर्ड क्या कर जाएगा, ये तुम्हारा मेंटेन कर लेगा। और जब तुम्हारा ये मेंटेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो अंक जो होगा वो तुमको अच्छा से मिल जाएगा, समझा? तो बायोलॉजी में खास करके ये होता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इसका बहुत सारा पार्ट है ना? ये क्या है जी, ग्लोमेरुलस, फिर क्या है जी, वोमेन कैप संपुट, फिर क्या है, कुंडली नलिका, है ना? फिर ऐसे करके बहुत सारा है। फिर यहाँ पर है क्या, दूर कुंडली नलिका, ये वाला जो है संग्राहक नलिका, ये क्या है जी, संग्राहक, सामान्य संग्राहक नलिका। यानी देखो एकरा में सब जो निकला हुआ है ना छोटी, ये वाला निकला जो हुआ है ना, ये वाला, ये क्या दर्शाता है ना, कि ऐसा ऐसा नेफ्रॉन जो होता है एकरा में बहुत सारा आके जुड़ा होगा। क्या होगा जी, बहुत सारा आके एकरा में जुड़ल रहता है ना? तो ये याद रखना, वृक्क का जो है ना, ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है, इन नेफ्रॉन की संख्या ज्यादा होता है, लेकिन ये जो संग्राहक नली है इसका संख्या कम होता है, समझा? सामान्य संग्राहक नली का संख्या क्यों कम रहता है? क्योंकि बहुत सारा नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन का नली एकरा में जाके जुड़ जाता है, एकरा में जाके जुड़ जाता है ना? तो बताओ, मान लो कि 10 को एकरा में जुड़ रहा होगा, या के तो संख्या घटवे ना करेगा जी। एक वो आदमी 10 को संभाल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सामने वाला के 1000, आधा वाला के 100 गो काम हो जाएगा, है ना? क्या संग्राहक नली, ये कम संख्या में कम होगा, संख्या में ज्यादा होगा। अरे मान लो कि पट्टी है ना, पट्टी बढ़िया आदमी है, एक आदमी 10 होकर संभाल रहा है, तो सामने वाला का रहेगा 1000, इधर कितना रहेगा 100 गो, तो आराम से संभाल लेगा ना। तो इधर का संख्या कम है ना,
अब देखो उसके बाद नेफ्रॉन की संरचना समझा। देखो प्रत्येक वृक्क में लगभग कितना जी 10 लाख यानी नेफ्रॉन होता है। क्या होता है जी 10 लाख नेफ्रॉन होता है। कितना होता है छोटू 10 लाख एक किडनी में, यानी दोनों किडनी मिला कितना 20 लाख। मरेगा है ये मर जाएगा तो किडनी खराब ना हो जाएगा जी। अगर ये खराब हो जाएगा तो किडनी खराब ना होगा। किडनियां सेल थोड़ी है, सेल है, इस सेल है। फिर तो दिमाग लगा दिया इन्हें होने वाला। कहते हैं कि जिसे बताया उसे समझिए चलो। कोशिका में जो होता है ना मरता भी नहीं है वो सब डिवीजन होता है समझा, वो बांटता है उस सब का। ठीक है देखो यानी प्रत्येक नलिका में लगभग कितना होता है जी 10 लाख वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन पाया जाता है ना। देखो नेफ्रॉन किडनी के क्रियात्मक इकाई है, अभी हम बतलाए थे। यानी नेफ्रॉन किडनी का क्या है जी क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक यानी संरचनात्मक एगो इकाई है ना। यानी एक जैसा काम करने वाला है वो इकाई है सबसे छोटा वाला समझा। देखो ये वाला फिगर में तुम देखेगा ना हल्का सा ये वाला में, तो एकरा में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये जो दिया गया है वो है नहीं और जो नहीं दिया गया है वही है। मैं तो समझा ही नहीं, तू खाली असर कर दिया। हाँ ये में तो दिया था ना वो है और जो नहीं दिया था वो नहीं। हाँ कौन ये एनसीईआरटी का वो थी है, आलतू फालतू में थोड़ी करते हैं। ये वाला जो है ना ये कॉपी की है कहां से एनसीईआरटी से, बुक से लिए है भाई मेरे। देखो इसको बोलते हैं अवरोही और इसको क्या बोलते हैं आरोही। अच्छा बताओ और आरोही और अवरोही का मतलब क्या होता है। आरोही का मतलब अवरोही का मतलब घटते, आरोही का मतलब यानी देखो ऊपर से जो नीचे आता है उसे क्या कहते हैं और नीचे से ऊपर जाता है। देखो ये नेफ्रॉन की संरचना है, यहीं पे हुआ था दिक्कत समझा। वहां पे हिंदी वाला में गलती लिख ले था, ये वाला जो है ना हिंदी वाला में लिख लेता गलती, इंग्लिश वाला में लिख लेता सही। एनसीईआरटी जो हिंदी वाला है ना वो क्या कर दिया था गलती बेचारा लिख दिया था। देखो इधर क्या प्रियंका, चलो देखो इधर पहले अवरोही ऐसे क्या बोलेंगे जी आरोही। ठीक है अब देखो यहाँ पर बढ़िया से ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। यानी नेफ्रॉन की संरचना स्ट्रक्चर देखो लगा ये वो होता है अभिवाही धमनिका। कौन होता है जी अभिवाही धमनिका। याद रखना अभिवाही धमनिका जो होता है वो आकार में उसका साइज जो होता है हल्का सा मोटाई में बड़ा होता है, यानी वो ज्यादा मोटा होता है ना। कौन अभिवाही केकरा से अपवाही धमनिका से समझा, समझा ना। ज्वाइंट का अंदर में है आकार से पिन निकलता है बाहर समझा। इधर क्यों ये मोटा होता है बताओ ये लड़का, ये मोटा क्यों होता है अभिवाही धमनी क्यों मोटा होता है कि इधर से ज्यादा मात्रा में आए खून जो होगा ब्लड जो होगा ब्लड जो होगा ये ज्यादा मात्रा में आएगा इधर से समझा। अब ब्लड जब ज्यादा मात्रा में आएगा और निकलेगा कम मात्रा में इधर से तो क्या होगा यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पर जो भी अमोनिया ये सब रहेगा ना वो ब्लड में से निकल जाएगा प्रेशर के कारण समझा। यहाँ से प्रेशर का क्या हो जाता है इसमें निकल जाता है समझा। तो क्यों होता है बड़ा
ये समझ में आया ना? क्यों आएगा बड़ा? इधर से ज्यादा चीज आई है और यहाँ पर क्या रह जाएगा? यहाँ पे ज्यादा चीज आएगा, आई दाब के रखेगा तो क्या रहेगा? क्या में अमाउंट बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जैसे प्रेशर बढ़ जाएगा ना, अब क्या होगा जी? वहां से जितना भी चीज रहता है वो सब के सब छन के बाहर। नेफ्रॉन का कार्य होता है कि ब्लड को साफ करना, काम खत्म। अरे बेटा किडनी में नेफ्रॉन है, कहाँ है का दिमाग है जी? अच्छा ये अलग तू क्या समझ रहा है कि ये अलग होगा किडनी से, और वो अलग किडनी अलग है? रे बतलवा किडनी के अंदर में ही रहता है, समझा? कैसे किडनी में कौन है? कॉर्टेक्स और मेडुला है ना, तो कॉर्टेक्स और मेडुला वाला भाग में दोनों में रहता है। ए देखो अपना से जो लगभग अपना से ऊपर ना किसमें रहेगा? कॉर्टेक्स में। अपना से नीचे वाला किधर रहेगा? मेडुला में। तो उसी में होता है, किसमें होता है जी? इसी में होता है, समझा? तो किसमें होता है छोटू? ये किडनी के अंदर में ही होता है, समझा? किडनी के अंदर वाला संरचना में क्या होता है कि ये पाया जाता है, और किडनी के अंदर में होगा तो यही ब्लड को क्या करेगा? साफ करने में काम करेगा, समझा? जैसे में कैसे है कि पूरा घर है, आई घर में क्या है? यहाँ पर टीचर है, स्टूडेंट है, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? टीचर और स्टूडेंट ही ना कर रहा है काम, कि घर कर रहा है काम? नहीं ना। उसी प्रकार ये है, समझा? किडनी मान लो घर है और उसमें नेफ्रॉन है, समझा? और नेफ्रॉन ही क्या करता है? पूरा ब्लड को साफ करने का कार्य करता है। क्या क्या? मेडुला तो उसका भाग है। कैसे? क्लास 10th हो गया और क्लास 9th हो गया, वो क्लास क्या हो गया? 8 हो गया। हाँ मेडुला ना, मेडुला, मेडुला और कॉर्टेक्स भाग है उसका बस, और वो मेडुला और कॉर्टेक्स में ही क्या रहता है? ये दोनों रहता है, ये नेफ्रॉन रहता है, समझा? बीचे बीचे रहता है, समझा? उसी के एकरा में रहता है, उसी के बीच में रहता है। अब बताओ तू कहाँ पे है? क्लास पूरा तो कोचिंग में तो है ना? पूरा कोचिंग में है ना? तो कौन से क्लास में है तू? 10th में। तो तुम अलग बटा हुआ ना, तो क्या है? 10th क्लास को भाग है कोचिंग का, समझा? 9th क्लास अलग एगो भाग है, 8th क्लास को अलग उधर भाग है, समझा? इस प्रकार से वो भाग खाली बटा हुआ है और अंदर में ही रह रहा है। तो यहाँ भी काम हो रहा है ना, वहां भी काम हो रहा है, वहां भी काम हो रहा है, सब हो रहा है काम ना। उसी प्रकार यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? तो इधर से ध्यान रखना कि अपवाही धमनिका जो होता है, अभिवाही धमनिका, अपवाही नहीं, अभिवाही धमनिया जो होता है, धमनिका, वो क्या होता है? मोटा। क्यों मोटा होता है? अब ज्यादा चीज आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना छनेगा। देखो जैसे में चाय छन्नी है ना, तो चाय छन्नी में जितना धार से ऊपर से गिराएगा ना, उतने अच्छा से छन के चल लेता है, नीचे चल लेता है ना। अब मान लो कि एकरा में कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, निकलेगा ज्यादा, यहाँ से निकल जाएगा ज्यादा, तो धार तो कमजोर हो गया, तो बढ़िया से जो छनने वाला चीज रहता है वो छन पाता क्या? नहीं फटता है। अगर ज्यादा होता है डेंजरस ना, तो जब खराब सब होने लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा? समझो कि तुम्हारा किडनी खराब धीरे धीरे हो रहा है, एक दिन ऐसा होगा कि किडनी खराब हो जाएगा, समझा? खराब हो जाएगा तो फिर एक दिन तुम, ठीक है? अब उसके बाद देखो, तो एकरा में तुमको क्या दिख रहा होगा? बहुत सारा नस का गुच्छा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? क्या कैसे खुलेगा? हाँ 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 बैताल कहीं के। देखो यहाँ पे आया पहले ब्लड, इनमें भर गया ब्लड, समझा? पहले सुनो, फूल जाता है, क्या हो जाता है? ये पूरा ब्लड भर गया, जैसे ही भर गया इसका प्रेशर पहले बढ़ जाएगा, ठीक? प्रेशर बढ़ जाएगा, छन छन के इधर में है
जो मूत्र रहेगा ना इधर में चला आएगा, समझा, इधर में आ जाएगा। अब बाकी जो कैसे ब्लड रहेगा ना वो ब्लड एकरा में निकल जाएगा, समझा, क्या हो जाएगा, एकरा में है तो निकलेगा तनी तनी, आएगा ढेर ढेर, समझा। तुम जितना बता रहे हो उतना समझो, एक्स्ट्रा मतलब, ठीक है। ध्यान से देखो इधर, पहले वो तुम जो कर रहे हो ना वो छोड़ दो। अब इधर देखो, ये आएगा इधर ढेर माने, इधर से जाएगा क्या, तनी तनी, यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, तब प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ जितना भी पदार्थ रहेगा सब छन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो एकरा में जो तुमको नस का जैसा गुच्छा तुमको दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस कहते हैं, या कोशिका का गुच्छा कहते हैं, या कोशिका गुच्छा बोलेंगे। देखो फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा जी, तुमको ऐसे कप जैसा आकार दिख रहा होगा, यहाँ पे कैसा दिख रहा है जी, कप जैसा आकार दिख रहा है ना बोला, तो कप जैसा आकार को क्या कहते हैं हम लोग, बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमेन संपुट। तुमसे पूछा जाए कप जैसा आकार किसका होता है, या बोमेन संपुट का आकार कैसा होता है, तो कप जैसा होता है। हाँ कप नहीं भाई, कप जैसा है, अब कपे रहेगा यहाँ पर लगा हुआ रहेगा, दिमाग धावा कहीं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे फिर क्या, हाँ प्याला वही बोलो, कप, हाँ। अब देखो यहाँ पे उसके बाद, अब इसके बाद इधर से आएगा ऐसे, तो यहाँ वाला भाग जो देखो, ये वाला जो भाग रहता है ना, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं क्या, देखो यहाँ पे जो टेढ़ा मेरा जो भाग रहेगा ऐसे ना, इस भाग को कहते हैं क्या, समीपस्थ, क्या बोलते हैं, समीपस्थ संवालित नलिका, या इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल्स, यानी इसको बोलते हैं पीसीटी। क्या नाम है इसका जी, पीसीटी, समीपस्थ संवालित नलिका, समझा। इसको एक आध दिन अपने से बनाएगा और नाम को लिखेगा दो चार बार ना, तो सब नाम क्या हो जाएगा, अपरूपी याद हो जाएगा, समझा। क्या तो किडनी के अंदर में, अच्छा बताएगा, कोई समझ में नहीं आ रहा है ये लड़का। अरे इस हमसे देखो, तुम्हारा दिमाग पता कहाँ गया है, अंदर में है, तो किडनिया कुछ काम करते है, तो हई काम करते तो किडनिया कहला ओकर में है, तो मैं ये दिमाग जा रहा है, और तो ये नहीं समझ रहा कि सब एक में है, ओकरा अंदर में नहीं है जी। अगर अंदर में तो कार्य कर रहे यही ना, किडनी तो घर के जैसा है, पूरा जो शेप जो दिख रहा है तुमको, में तो में अंदर वाला भाग है, जैसे हम लोग का पूरा शरीर है, तो हम लोग का शरीर में मतलब बाहरी से हम पाचन कर रहे हैं, कि हम लोगों में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वही ना पाचन कर रहा है, हम लोग अंदर वाला भाग ना, तो वही इसमें हो रहा है, तो में कौन समझना बात है, बताओ। अब एक में देखो भाग तो हम बता रहे हैं, देखो इधर का सुना इधर पहले, अब एक हम भाग बता रहे हैं, भाग का नाम, एक नाम में कुछ समझना देखो, देखो तो पहले कार्य छोड़ो, पहले यहाँ पर देखो। अब एक में जो पूरा एकदम गोला एकदम ढेर मानेगा में नस जैसे गुच्छा भरल है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, काम खत्म। जहां पे किडनी के नेफ्रॉन में ऐसा कप जैसा आकार रहेगा, और कप जैसा आकार में यहाँ पे पूरा क्या भरा रहेगा, नस भरा रहेगा, बहुत सारा नस, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, ग्लोमेरुलस कहेंगे, समझा। आई जो कप जैसा आकार पूरा है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोमेन संपुट कहते हैं। एकदम कौन बात समझने वाला है। अब फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पूरा एकदम टेढ़ा मेरा, यहाँ पे पूरा जो टेढ़ा मेरा यहाँ पर जो अथी है, टेढ़ा मेरा जो रचना है ना, ये क्या कहाँ पे, बोमेन संपुट के पास में, इसको बोलते हैं समीपस्थ संवालित नलिका बोलते हैं, नाम है यहाँ पे, याद करना पड़ेगा, समझा। अब इसके नीचे आओगे तो इसका नाम है क्या, इसको बोल सकते हो तुम हेनले लूप, हे न ले लूप, क्या बोलेगा तुम छोटू, हेनले लूप। तो देखो यहां से लेके ये वाला जो है ना, वाला ऐसे करके पूरा क्या है, हेनले लूप है, क्या है, हेनले लूप, समझा। इस हेनले लूप में क्या होता है, दो को भाग रहता है, हेनले लूप में दो को भाग रहता है, एक अवरोही चाप रहता है, क्या इसको बोलते हैं, अवरोही चाप, आगे वो क्या रहता है जी, आरोही चाप रहता है। कई गो चाप होता है, क्या में दो गो रहता है, यानी हेनले लूप का कई भाग, दो भाग,
एगो अवरोही यानी जो नीचे ले जाता है उसे क्या बोलते हैं? अवरोही। और जो इसको ऊपर ले जाता है उसको क्या बोलते हैं? आरोही। तो ध्यान में करता है कि जो नीचे आ रहा है वो घटते क्रम में आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? अवरोही। और ऊपर जा रहा है तो बढ़ते क्रम में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? आरोही हो जाएगा। एक हम कोई समझाने वाली तो बात है नहीं आगे। अब देखो, अब इसके आगे जाकर क्या रहता है? वाव संरचना रहता है ऐसे ही से, समझाना। तो इसको क्या बोलते हैं? दूर अस्त, यानी एकरा से दूर है, यानी बोमेन संपुट से दूर है, तो क्या इसको बोलेंगे? दूर अस्त संवालित नलिका। इसको बोलते हैं DCT कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? DCT, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, समझा। यहां देखो, ये वाला क्या है? संग्राहित नलिका है, समझा। बस यही तो हम बताए यहाँ पे, नहीं समझ में आया? चलो अब इसके बाद देखो आगे। प्रत्येक वृक्क नलिका का आरंभ क्या होता है? प्याले जैसे रचना से होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी? बोमेन संपुट कहते हैं। यानी प्याला जैसा जिसका रचना होगा उसे क्या कहेंगे? बोमेन संपुट। ये क्या है? बोमेन संपुट है, समझा। जिसको प्याला जैसा जो रचना रहेगा उसे क्या कहते हैं जी? बोमेन संपुट कहते हैं, समझा। बोलो, कोई दिक्कत? देखो, बोमेन संपुट कोशिका गुच्छा या ग्लोमेरुलस नामक रक्त केशिकाओं के एक जाल से घेरा रहता है। यानी एकरा अंदर में पूरा रक्त केशिका का पूरा एकदम जाल रहता है। क्या रहता है जी? एकदम जाल रहता है, समझा। बहुत सारा जाल एकरा में रहता है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलस कहते हैं। याद रखना, ये जो कफ जो बोमेन संपुट के अंदर में, बोमेन संपुट के अंदर में जो पूरा एकदम रक्त केशिकाओं का गुच्छा होगा, उस रक्त केशिकाओं का गुच्छा का क्या कहते हैं? उसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, समझा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, बोमेन संपुट ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं जी? मेलपिगियन कोष कहते हैं। याद रखना क्या कि ये वाला ग्लोमेरुलस आई बोमेन संपुट, ये दोनों को मिलाकर क्या कहलाता है? मेलपिगियन कोष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेलपिगियन कोष। यानी इसको, यानी ये वाला में जो क्या है? एक अंदर में ग्लोमेरुलस है। क्या है जी? ग्लोमेरुलस, यानी रक्त केशिकाओं का गुच्छा है ये। आइए, रक्त केशिकाओं के गुच्छा ग्लोमेरुलस और बोमेन जो प्याले जैसा रचना होता है बोमेन संपुट है, इसकी दोनों को मिलाकर किसका नाम देते हैं जी? वो मेलपिगियन कोष, समझा। अब देखो, वृक्क नलिका है ना, यह नेफ्रॉन का वह भाग है जहां छने हुए द्रव्य से उपयोगी पदार्थ को पुनः अवशोषित मतलब किया जाता है और अवांछित पदार्थों को फिर से कर देता है जी? फेंक दिया जाता है। देखो, यहाँ पर 4 गो नलिका है। वृक्क नलिका कई प्रकार का होता है जी? लगभग 4 गो है। पहला कौन है? समीपस्थ है ना। दूसरा कौन है? हेनली पास यानी हेनली लूप। दूसरा क्या है? दूरपस्थ यानी संवालित नलिका। और तीसरा का क्या है जी? संग्राहक नलिका। क्या है जी? संग्राहक नलिका है, समझा। क्या है? संग्राहक नलिका। ध्यान दो यहाँ पे, सुनो इधर, इधर ध्यान दो। तो ये वृक्क नलिका कई प्रकार का होता है जी? 4 प्रकार के। कौन होता है? संवालित नलिका होता है, समीपस्थ संवालित नलिका है ना, हेनले पास, दूरस्थ संवालित नलिका और संग्राहक नलिका होता है। 4 प्रकार के रहता है। अब देखो आगे, समीपस्थ में क्या होता है? समीपस्थ संवालित नलिका वृक्क की नेफ्रॉन नामक नलिका के एक भाग है। यानी देखो, यह जो तुमको पाठ दिख रहा होगा छोटू ना,
यह तो तुमको पाठ दिखा अभी दिखाए हम दिखाए ना कि जो वोमेन संपुट है एक जस्ट बाद ही होता है। क्या होता है? जस्ट बाद टेढ़ा मेरा जो संरचना है उसी को क्या कहते हैं? समीपस्थ संवाहित नलिका कहते हैं, यानी पीसीटी कहते हैं। समझा? और यही पीसीटी में पता है क्या होता है? जितना भी याद रखना, जब रक्त नलिका यहां से देखो सुने इधर, जब यहां से रक्त छनते रहता है ना, यहां से रक्त छनते रहता है तब एगो काम होता है। समझा? तब यहाँ पर रक्त के साथ एगो धोखा मिलता है, रक्त को धोखा मिलता है। यहाँ पे आता है रक्त क्या करने? अपने खराब पदार्थों को निकालने आता है। लेकिन यहां से क्या होता है ना कि इसके बढ़िया बढ़िया पदार्थों को भी एक में से निकाल लिया जाता है और एक क्या कहते हैं मूत्र वाला में इसको भेज दिया जाता है। तो कहता है रक्त की भाई देखो हम आए थे सिर्फ क्या करने? खराब खराब पदार्थों को निकालने आए थे, तो मेरा क्या ले लिया है? बढ़िया वाला भी पदार्थ ले लिया है, इसलिए हमको बढ़िया वाला पदार्थ तुम हमको दे दो। तब क्या कहता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहता है ना कि ठीक है तुम्हारा जो बढ़िया वाला जो चीज था वो तुमको मिल जाएगा। कहां जाओ? यहाँ पे तुम चले जाओ। कहां पे? समीपस्थ संवाहित नलिका के पास चले जाओ, यानी पीसीटी के पास चले जाओ। तुमको क्या हो जाएगा? जो भी तुम्हारा बढ़िया बढ़िया चीज है, ग्लूकोज हो गया, चाहे जितना भी मिनरल्स है, चाहे विटामिन है, वो तुमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आता है देखो ऐसे रक्त निकल के आता है, ऐसे में देखो ऐसे ऐसे आता है और आकर क्या होता है इधर यहाँ पे आता है और यहाँ पर जो है ना ये क्या है? समीपस्थ। और यहाँ से क्या होता है कि एका में रक्त है, नसवा में रक्त है ना जी। अब जो है नसवा ना क्या करता है ना कि पूरा जितना भी इसके काम वाला चीज रहता है उसको पकड़ पकड़ के चिन चिन के क्या कर लेता है? उसको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित नसवा जो नसवन है ना सब है। हाँ, ब्लड जो है यहाँ पे आएगा, पीसीटी पर आएगा, पीसीटी के पास आएगा और आकर क्या कर लेगा? जितना भी बढ़िया चीज रहेगा ना उसको अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके क्या करेगा? अवशोषित करके क्या करेगा? वो ब्लड में अपना मिला लेगा और फिर लेकर अपन चल जाएगा। और जितना भी खराब पदार्थ रहेगा इसका में कहा कि तू भैया अपने तू ले ले रह जा, हमको तुम जितना भी खराब पदार्थ है होगा से हमको काम नहीं है। समझा? तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो संपीठ है ना नामक एक इकाई रहता है। यह नलिका यानी वोमेन कैप्सूल बोलो चाहे वोमेन संपुट बोलो, उसके ठीक बाद होता है ना। यह कैसा होता है जी? नेफ्रॉन में घुमावदार भाग होता है। कैसा भाग होता है? पूरा घुमावदार। देखो पूरा घुमावदार भाग है ना, ऐसा ऐसा। यहाँ तक फिगर में है तो थोड़ा सा नहीं दिख रहा, लेकिन जो ओरिजिनली में रहता है ना वो और एकदम घुमावदार रहता है, एकदम जाल जैसा रहता है। समझा? देखो समीपस्थ संवाहित का कार्य क्या है? तो कार्य है कि ये जल को क्या करेगा जी? अवशोषित करेगा, ग्लूकोज को अवशोषित करेगा, अमीनो अम्ल को अवशोषित करेगा और लवण को अवशोषित करेगा और बाइकार्बोनेट को पुनः क्या कर लेगा जी? अवशोषित करेगा। तो समझ तो दिमाग काहे लगा रहा है इधर उधर के? नहीं, तब हम क्या बोले हैं कि एक दिन में लगभग कितना 180 लीटर ब्लड का होता है रिफाइंड। तो क्या में से खाली निकलता होगा 5 लीटर या 1 लीटर निकलता है? पानी बहुत सारा निकलता है ना। तो ओकरा में ऊपर न बोले यहाँ पे कि जितना इसको काम रहेगा ना उतना क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। अब बाकी जो न काम वाला रहेगा ना उसको ही छोड़ देगा, तुम बहते चले जाओ। समझा? तो किसे कैसे करता है ये? अवशोषित कौन किसको किसको करता है? जितना भी इसका उपयोगी पदार्थ रहेगा, ग्लूकोज एमिनो अम्ल सब क्या करेगा जी? ये अवशोषित कर लेता है। एमिनो अम्ल पढ़ना है, पहले का सूत्र में पढ़ा है। तुम पूछता है यहाँ पे देखो, एमिनो अम्ल जो है वो पोषक तत्व है जिसका से हम लोग को एनर्जी क्या उसे मिलता है। हम क्या बताएं? जो फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, सबसे क्या मिलता है? हम लोग को एनर्जी मिलता है। न्यूट्रिएंट पदार्थ एक ही वो नहीं है, बहुत सारा है। समझा? अब बस भाई तू सब इतना भुकाता है कि हमारा में दम नहीं है।
चलो हेने ले लो, कल पढ़ेंगे।